इस वीडियो में हम आणविक जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में समझेंगे जिसे आरएनए इंटरफेस यानी आरएनए अंतरछेप कहा जाता है। संक्षेप में हम इसे आरएनएआई लिखते हैं, जिसमें आई का मतलब इंटरफेस यानी अंतरछेप है। अब यह आरएनए अंतरछेप क्या है और यह कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आइए पहले जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि पर एक नज़र डालते हैं। तो जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि में सबसे पहले डीएनए में मौजूद जीनों की सूचना के आधार पर एमआरएनए का निर्माण होता है, यानी मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। और फिर इन एमआरएनए के द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो सभी कोशिकीय कार्यों को पूरा करने में उपयोग होते हैं। आरएनए अंतरछेप इसी जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने की एक प्रक्रिया है ताकि प्रोटीनों के उत्पादन को रोका जा सके, यानी इस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका विशेष जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन यह कैसे होता है? तो आरएनए अंतरछेप की प्रक्रिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के द्वारा संपन्न होती है। ध्यान रहे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आमतौर पर हमारी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे हमारी कोशिकाओं के अंदर उत्पादित किया जा सकता है। हालांकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कुछ वायरस यानी विषाणुओं में आनुवंशिक सामग्री के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए अंतरछेप की प्रक्रिया को संपन्न करने वाले ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या एसआई आरएनए और माइक्रो आरएनए या एमआई आरएनए। यहाँ ध्यान रखें कि एसआई आरएनए हमारी कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। इसके विपरीत माइक्रो आरएनए या एमआई आरएनए कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारी कोशिकाओं के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि माइक्रो आरएनए और एमआरएनए ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इनके बीच भ्रमित ना हो। एमआईआरएनए का मतलब माइक्रो आरएनए होता है, जबकि एमआरएनए एक जीन अनुलेख होता है जो हमें अनुलेखन के बाद मिलता है। अब चलिए पहले समझते हैं कि एसआईआरएनए कैसे निर्मित होते हैं और ये आरएनए अंतरछेप की प्रक्रिया को कैसे संपन्न करते हैं। तो किसी व्यक्ति की कोशिकाओं में स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या एसआईआरएनए सामान्यतः तब बनते हैं जब उसे कोई वायरल संक्रमण होता है। इसका मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला कोई वायरस संक्रमित करता है, तब उसके शरीर में, उसकी कोशिकाओं में आरएनए अंतरछेप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या एसआईआरएनए का उत्पादन होने लगता है। यह कैसे होता है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक मेजबान कोशिका है जिस पर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आक्रमण कर देता है और अपनी आनुवंशिक सामग्री यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इस मेजबान कोशिका के भीतर पहुंचा देता है। अब यदि मेजबान कोशिका वायरस की इस आनुवंशिक सामग्री को नष्ट नहीं करेगी तो वायरल संक्रमण फैल जाएगा, क्योंकि यह आनुवंशिक सामग्री मेजबान कोशिका की मशीनरी को अपने नियंत्रण में लेकर वायरल प्रोटीन का उत्पादन करने लगेगी और फिर इन प्रोटीन अणुओं की सहायता से वायरस की ढेर सारी प्रतिकृतियां बनने लगेंगी। इसलिए मेजबान कोशिका के लिए यह आवश्यक है कि वह वायरस के आक्रमण से बचे ताकि वायरल संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन मेजबान कोशिका यह कैसे करती है? तो चूंकि वायरस का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोशिका में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि यह कोशिका के भीतर पहुंचने वाला बाहरी पदार्थ होता है, इसलिए जब यह मेजबान कोशिका के भीतर पहुंचता है तब कोशिका के भीतर डाइसर नामक एक विशिष्ट प्रोटीन इस असामान्य आरएनए को पहचान लेता है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। इन टुकड़ों को ही स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या एसआईआरएनए कहा जाता है। डाइसर प्रोटीन वायरल आरएनए को टुकड़ों में काटने के साथ ही इन टुकड़ों में कुछ विशिष्ट आणविक टैग भी जोड़ता जाता है, जिन्हें पहचानकर प्रोटीनों का एक संकुल या समूह इन टुकड़ों से यानी एसआईआरएनए से जुड़ जाता है और इससे एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे आरएनए प्रेरित साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स
या संक्षेप में रिस्क कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब रिस्क का निर्माण होता है तब इस डबल स्ट्रैंडेड siRNA का एक स्ट्रैंड, जिसे सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, यह हटा दिया जाता है और केवल दूसरा स्ट्रैंड, जिसे एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, केवल यही प्रोटीनों के संकुल के साथ जुड़ता है जिससे रिस्क का निर्माण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंस स्ट्रैंड में लक्षित वायरल mRNA के समान अनुक्रम होता है, इसलिए यह स्ट्रैंड वायरल mRNA से जुड़ने में सक्षम नहीं होता है और यही कारण है कि इसे हटा दिया जाता है। इसके विपरीत एंटी सेंस स्ट्रैंड में वायरल mRNA का पूरक अनुक्रम होता है, इसलिए यह स्ट्रैंड वायरल mRNA से जुड़ने में सक्षम होता है। इस प्रकार जब रिस्क संरचना का निर्माण हो जाता है तब यह एंटी सेंस स्ट्रैंड के अनुक्रम का उपयोग करके वायरल mRNA में पूरक अनुक्रम की पहचान करता है और वहाँ उससे जुड़ जाता है और इसके बाद रिस्क में मौजूद एक विशिष्ट प्रोटीन, जिसे ऑर्गोनॉट कहा जाता है, यह प्रोटीन सक्रिय हो जाता है और वायरल mRNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिससे वायरल mRNA का विघटन हो जाता है और वायरल प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। इस प्रकार siRNA RNA अंतरक्षेप की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि mRNA कैसे निर्मित होते हैं और ये RNA अंतरक्षेप की प्रक्रिया को कैसे संपन्न करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो RNA या miRNA हमारी कोशिकाओं के भीतर बन सकते हैं और कोशिका के भीतर इनके निर्माण की शुरुआत केंद्रक में DNA के विशिष्ट भागों की सूचना से होती है। DNA के ये भाग किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनकी सूचना के आधार पर पहले नॉन कोडिंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनते हैं और फिर केंद्रक में मौजूद कुछ विशेष प्रोटीन जैसे ड्रोसा इन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कुछ इस तरह मोड़कर डबल स्ट्रैंडेड RNA में परिवर्तित कर देते हैं और यही डबल स्ट्रैंडेड RNA माइक्रो RNA या miRNA कहलाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी इस माइक्रो RNA में यह मुड़ा हुआ भाग मौजूद है, जिसके कारण यह असामान्य होता है। इसलिए अब यह माइक्रो RNA साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पहुंचा दिया जाता है, जहां पुनः डाइसर प्रोटीन इस असामान्य RNA को पहचान लेता है और इसके इस मुड़े हुए भाग को काटकर अलग कर देता है, जिससे अब डबल स्ट्रैंडेड RNA या miRNA में केवल दो स्पष्ट स्ट्रैंड बचते हैं, जिनमें से एक सेंस स्ट्रैंड होता है और दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है। इसके बाद की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसी स्मॉल इंटरफीरिंग RNA या siRNA के मामले में होती है, यानी प्रोटीनों का एक संकुल miRNA से जुड़ जाता है, जिससे RNA प्रेरित साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या रिस्क का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि यहाँ भी इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण miRNA के एंटी सेंस स्ट्रैंड में प्रोटीनों के जुड़ने से होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ यह कॉम्प्लेक्स, जिसमें ऑर्गोनॉट प्रोटीन भी होता है, यह वायरल mRNA को दो तरीकों से लक्षित कर सकता है। पहला तरीका यह है कि यह एंटी सेंस स्ट्रैंड के अनुक्रम का उपयोग करके वायरल mRNA में पूरक अनुक्रम की पहचान करता है और उससे जुड़ जाता है और फिर ऑर्गोनॉट प्रोटीन वायरल mRNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जैसा कि siRNA के मामले में होता है। इससे वायरल mRNA का विघटन हो जाता है और वायरल प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है वायरल mRNA के इस 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड क्षेत्र को लक्षित करना, क्योंकि mRNA के 3 प्राइम सिरे के निकट स्थित यह क्षेत्र ट्रांसलेशन टर्मिनेशन अनुक्रम के रूप में कार्य करता है, यानी यह ट्रांसलेशन को रोक सकता है। इसलिए miRNA वायरल mRNA के इस 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड क्षेत्र से बंध जाता है, जिससे वायरल प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। इस प्रकार miRNA RNA अंतरक्षेप की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अपनी इस विशेष क्षमता के कारण ये miRNA आनुवंशिक इंजीनियरिंग की दृष्टि से हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इनका उपयोग कोशिका में ऐसे mRNA को अभिव्यक्त होने से रोकने के लिए किया जा सकता है जो किसी उत्परिवर्तित जीन के कारण निर्मित हुए हैं और जिनमें कैंसर जैसे जानलेवा रोग को उत्पन्न करने वाले प्रोटीनों को बनाने की सूचना है। इसी प्रकार miRNA और siRNA का उपयोग कृषि के क्षेत्र में पौधों को पीड़क रोधी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इस आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया से पौधों को पीड़क रोधी कैसे बनाया जा सकता है, यह हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे।